नमस्कार दोस्तों, JB स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं देव कुमार, PhD इतिहास, एक बार GRF 4 बार नेट पास। दोस्तों देखो, जो भी UGC नेट हिस्ट्री की तैयारी करने का मन बना चुके हैं, तो सबसे पहले उनके लिए जो लेटेस्ट सिलेबस है वो देखना ज़रूरी है। उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो भाई आज की जो हमारी क्लास है वो आज ये है कि भाई आपको पूरा सिलेबस, ठीक है, क्या है, कैसी रणनीति बनाए जाए बच्चा, ताकि पहली बार में आपका नेट जरफ हो जाए। ठीक है, कौन अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कौन कौन सी बुकों का अध्ययन किया जाए। ठीक है, कितने घंटे दोस्तों पढ़ा जाए, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, सब कुछ क्लियर होगा। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है वो भी क्लियर होगा। ठीक है, अगर कोचिंग ज्वाइन करने का मन बना रहे हैं तो करें या नहीं करें वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, देखो आप जानते हैं कि भाई मैं केवल ऑथेंटिक खबर लाता हूं। ठीक है, मेरे पास दोस्तों फेक न्यूज़ का कोई वो नहीं है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई फ्रंट पेज बढ़िया बनाते हैं एकदम कि ये हो गया, जबकि कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है भाई, हम पे बनाना नहीं आता है ऐसा, हम बता रहे हैं आपको क्लियर, हम पर फ्रंट पेज बनाना नहीं आता है। हम देखो पढ़ते भी हैं, आपकी बुक को भी बनाते हैं, क्लास भी करवाते हैं, टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं, शाम को 250 सवाल करवाता हूँ मैं डेली। ठीक है, उनको बनाना भी होता है, तो इतना समय नहीं है कि भाई बच्चों की भावनाओं से खेलें। ठीक है दोस्तों, जो ऑथेंटिक है, प्रमाणिक खबर है बोल जाते हैं। अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं। देखो ये हमारा टोटल वो है कि भाई 16 GRF हो चुके हैं और 39 बच्चों ने नेट पास किया है। नेट GRF की बारिश हुई अब की बार। ठीक है, ये हमारी टीम है, मनीष सर हैं, मैं आपके सामने हूँ, पवन सर हैं, सूरज जी हैं, अभिषेक जी हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अगर बात करें हम एग्ज़ाम सिलेबस की, तो देखो जो सिलेबस है हिस्ट्री का वो कितने यूनिट है, 10 यूनिट। ठीक है, कितनी है दोस्तों, 10 यूनिट में डिवाइड है। अगर इसका भी हम डिवाइडेशन करें तो इसको भी हम, ठीक है, देखो पहला जो भाग है मतलब इनसे अलग है, ये 1, 2 और 3, 1 यूनिट, 2 और 3, यह आएगा प्राचीन भारत का। ठीक है, जिसमें राजनीति, आर्थिक, सामाजिक सब चीज़ आएगी। दूसरा 4, 5, 6 मध्यकाल। ठीक है, देखो पूरा बताऊंगा, अभी तो मैं आपको केवल समझा रहा हूं कि भाई इतने डिवाइड है ये। 7, 8, 9 ये है आधुनिक। ठीक है, और जो 10वीं यूनिट है उसको बोलते हैं इतिहास दर्शन। ठीक है, इतिहास दर्शन। क्या आपको क्लियर आवाज़ आ रही है मेरी, क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि देखो मैं ही ऑपरेटर हूँ अपने फ़ोन का, मैं ही ऑपरेटर हूँ। देखो अगर बात करें इस भाग की, तो सबसे पहले कुछ शब्दावलियाँ होती हैं। ठीक है, कुछ शब्दावलियाँ। ठीक है, कुछ शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको इन्हें पढ़ना होता है, फिर प्राचीन, फिर मध्य, फिर आधुनिक, फिर इतिहास दर्शन। दोस्तों मैं बिल्कुल आपको कोर्स वाइज पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें
कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको, वो भी आपको मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। कोचिंग ज्वाइन करें या नहीं करें, ठीक है। अगर देखो दोस्तों कुछ बातें हैं पहले सिलेबस से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है। देखो दोस्तों प्राचीन के लिए कौन कौन सी बुक लेनी है आपको। प्राचीन के लिए एक आती है केसी श्रीवास्तव, ठीक है, केसी श्रीवास्तव, ठीक है। एक आती है सौरभ चौबे, एक है आपका पप्पू सिंह प्रजापत, इन तीनों में से एक ले लेना, ठीक है। अगर मध्य की बात करें तो H.C. वर्मा यानी कि हरिश्चंद्र वर्मा, ठीक है, और पप्पू सिंह प्रजापत, L.P. शर्मा, ठीक है। आधुनिक की बात करें बिपिन चंद्र, इसमें आप सतीश चंद्र जोड़ सकते हैं, सतीश चंद्र, ठीक है, बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम। अगर पेपर फर्स्ट की बात करें, पेपर फर्स्ट की, तो KBS मदान, KBS मदान, ठीक है, और यूथ कंपटीशन की, यूथ कंपटीशन की PYQ प्रीवियस ईयर, इन सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है, आप खरीद सकते हैं दोस्तों। तो इन सब को पढ़ने के लिए देखो एक माहौल बनाना ज़रूरी है। अगर आपके घर में माहौल नहीं है तो देखो ये भी आपको थोड़ा कह सकते हैं कि भाई बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि देखो इतिहास कोई भी सब्जेक्ट हो प्रैक्टिस मांगती है। आप इनको पढ़िए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी का दबाव नहीं रहता है। अब अगर कोचिंग की बात करें, मैं कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो देखो मेरा मानना है कि भाई अगर आपके पास बुक भी है, अगर कोचिंग आप कम से कम कीमत में अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो करिए ज़रूर, चाहे किसी का भी करिए। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा कीजिए, देखो मैं तो आपको डांट कर फटकार कर, ठीक है, आपको गुस्सा करके जो है आपसे मैं आपको पढ़वाता हूँ, ज़बरदस्ती पढ़वाता हूँ डेली में। देखो हमारे कोर्स में थ्योरी है, सभी बुकों का निचोड़ है, ठीक है, देखो वीडियो भी है और प्लस PDF भी है, ठीक है, PDF प्रैक्टिस सेट हैं जो इनमें नहीं मिलेंगे वो हमारे प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। वीडियो प्लस PDF है, मॉक टेस्ट है हमारे में, ठीक है, वीडियो प्लस PDF पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। 1 लाख सवाल, 1 लाख सवाल, ठीक है, हर एक 15 दिन में मैं ऑल इंडिया टेस्ट करवाता हूँ। हर एक संडे को मैं इंटरव्यू लेता हूँ सभी बच्चों का जो पढ़ाया है मैंने लाइव में। और देखो डेली 250 सवाल करवाता हूँ, 250 सवाल जिसको मैं लिखने को बोलता हूँ और उनको मैं सुनता हूँ। दोस्तों यहाँ केवल फोर्सफुली है, यहाँ मैं फोर्स के द्वारा पढ़ाता हूँ आपको, फोर्स, मजबूरी है पढ़ना, ठीक है। यहाँ ये नहीं है कि सर मुझे नींद आ गई थी, यहाँ पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, आप बुक तो सभी के पास हैं मगर देखो फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं। तो देखो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो इन बुक को लीजिएगा, अगर कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो करिएगा, ठीक है। देखो हमारा जो कोर्स प्राइस है वो 6 महीने का 3000 है, 1 साल का 4000 है और 2 साल का 5000 है, ठीक है। बिल्कुल सस्ते में सस्ता है, बहुत शानदार कंटेंट है। मेरी खुद भी बुक आ रही है, मैं खुद भी निकाल रहा हूँ। देखो अब बात करते हैं
सिलेबस की। तो सिलेबस में जो भी शब्दावलियाँ हैं 10 यूनिट से पहले उनको पहले एक बार देख लेते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि आपका सिलेबस है तो सबसे पहले हमारे सामने आएंगी शब्दावलियाँ, ठीक है। उसके बाद में जो 1, 2, 3 यूनिट है, ठीक है, यूनिट उसमें प्राचीन है, और यूनिट 4, 5, 6 उसमें मध्यकालीन है, और यूनिट 7, 8, 9 उसमें आधुनिक है, और यूनिट 10 इसमें क्या है दोस्तों, आपका इतिहास दर्शन है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, संकल्पनाएं, ठीक है, विचार, अवधियां और शब्दावलियां, ये इसके अंदर अंदर हमें पढ़ना क्या है, और किसी चीज़ पर हाथ नहीं लगाना आपको, ठीक है। देखो इसमें क्या पढ़ना है, भारतवर्ष। फिर उसके बाद में देखो आप सभी जानते होंगे भारतवर्ष जिसको हम जम्बूद्वीप भी बोलते हैं, आर्यभट्ट भी बोलते हैं, ठीक है, भारत भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो उल्लेख मिला है भारतवर्ष का वो शासनियों के अभिलेखों में मिला है, ठीक है। और जो देश, जो विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो देश हिमालय पर्वत के दक्षिण में और अरब सागर के उत्तर में स्थित है उसको हम भारत बोलते हैं, ठीक है। सभा और समिति पढ़ना हमें, ऋग्वेद में दोस्तों, यानी कि ऋग्वेद में सभा और समितियाँ थी, ठीक है, आप सभी को पता होगा, विदत, सभा, समितियाँ। और अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ बोला गया है। वर्णाश्रम, यानी कि देखो आप जानते होंगे 4 आश्रम हैं वर्ण के, ठीक है। वेदांत, 6 वेदांत है, यानी कि जो वेदांत के अंत में लिखे गए, ठीक है, यानी कि जो वेदों की भाषा को अच्छी तरह से समझने के लिए जो जिन वेदांतों की रचना की गई, ठीक है, जिन छंदों के, जैसे कि छंद, कल्प, ठीक है, आप समझ रहे हो दोस्तों, छंद, कल्प, निरुक्त, फिर पुरुषार्थ, ठीक है, ये 4 पुरुषार्थ हैं, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मचर्य, ठीक है। उसके बाद में गृहस्थाश्रम, नहीं सॉरी, काम, अर्थ, मोक्ष, ठीक है। उसके बाद में ऋण, देव ऋण, पितृण, ठीक है, और ऋषि ऋण, संस्कार, 16 संस्कार पढ़ने हमें, यज्ञ, जितने भी यज्ञ हैं, अश्वमेध है, श्रोत्रमण यज्ञ है, ठीक है, जितने भी दोस्तों यज्ञ हैं, 7-8 गणराज्य, कितने गणराज्य थे, लगभग 10 गणराज्य थे, जनपद, ठीक है, जितने भी जनपद थे 16 महाजनपद थे, ठीक है। कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत यानी कि दोस्तों गौतम बुद्ध और जैन 2 महावीर स्वामी जो थे उन्हें कर्म का सिद्धांत दिया। दंड नीति, अर्थशास्त्र, ठीक है भाई, दंड नीति क्या क्या विधान बनाए गए, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ना हमें, सप्तांग सिद्धांत, यानी कि अर्थशास्त्र में जो भी सप्तांग सिद्धांत थे जिनमें मित्र, ठीक है, दुर्ग, इस तरीके से 7 सप्तांग थे, ठीक है। उसके बाद में धर्म विजय, यानी कि देखो जो भी युद्ध लड़े गए थे प्राचीन काल में वो धर्म के लिए थे, ठीक है। स्तूप क्या होता है, जो भी अवशेष होते हैं, जो भी शरीर के अवशेष होते हैं उन पर चबूतरा बनाया जाता है, जिसमें जिसकी उनकी पूजा करते लोग, जैनों में है और बुद्धों में है। ये चैत्य या विहार, जहाँ पर जो भिक्षु होते हैं वो निवास करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नागर, द्रविड़, बेसर, ये क्या है, ये मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं। बोधिसत्व, यानी कि जो मनुष्य संसार के उद्धार के लिए आता है उनको बोधिसत्व बोलते हैं, कल्याण के लिए। तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, ठीक है। अलवार, नैनार, नैनार मतलब क्या है दोस्तों भाई, जो शैव थे वो जिन लोगों ने दक्षिण भारत में शैव धर्म को फैलाया वो नैनार कहलाए, और जिन लोग संतों ने दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म को फैलाया वो अलवार कहलाए, श्रेणी, ठीक है। नानक की श्रेणियाँ भाई, जो जितने भी शिल्पकार थे
वो श्रेणी में बटे हुए थे, जैसे कि तेल वाली श्रेणी थी, कपड़ा की श्रेणी थी, ठीक है। और जो भी कार्य थे, उनकी जो लोग थे कार्य करने वाले, उन्होंने अपने एक श्रेणी बनाई हुई थी, ठीक है। भूमि, छिद्र, विधान, न्याय, कर, भोग, भाग, जो कर थे, भोग और भाग, बिष्टि, बेगार, ठीक है, स्त्रीधन, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं उसको, अर्थशास्त्र में पहला उल्लेख मिलता है, ये आया था। ये बहुत, देखो लगभग इसमें से 10 सवाल बनते हैं, 10 सवाल दोस्तों इनमें से बनते हैं, शब्दावलियों में से। स्मारक पत्थर, बलुआ, ठीक है, और गेरुआ, ठीक है, बलुआ पत्थर, लाल पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, संगमरमर, क्वार्टजाइट, अग्रहार, यानी कि ब्राह्मणों को जो बिना टैक्स के जो भूमि दी गई थी, उनको अग्रहार बोला गया है। आईने दैसाला, ठीक है, 10 साल जो टोडरमल था दोस्तों, उन्होंने 1579 से लेकर और 69 से 79 तक 10 साल का एक प्रबंध निकाला कि भाई इस हिसाब से जो है टैक्स लगाया जाएगा। टोडरमल व्यवस्था बोलते हैं इसको, परगना, ठीक है, यानी कि भाई परगने का अधिकारी कौन था, सिकदार था। सेनाई मंडी, ये कौन था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण प्रणाली बनाई थी, सेनाई मंडी, उसका एक अध्यक्ष था, ठीक है। सेना उसका अध्यक्ष था। सेनाई मंडी आप जानते होंगे, जहाँ पर दामों के रेट फिक्स थे। उसके बाद क्या पढ़ना हमको, महलवाड़ी पढ़ना है, महलवाड़ी, ठीक है। हिंद स्वराज, बड़कत्ववाद, आर्थिक राष्ट्रवाद पढ़ना है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन पढ़ना है। सुलह कुल, ठीक है, सुलह कुल शब्दावली है। तुर्कान चहलगामी, जिसमें 40 वफादार गुलाम थे, इल्तुतमिश ने इसको बनाया और बलबन ने इसको ख़त्म कर दिया। वतन जागीर, बलूता, देखो आपने अगर अभी का एग्जाम दिया हो तो ये सवाल आया था, बलूतेदार कौन थे, ठीक है। फिर तकाबीरण, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। इक्ता व्यवस्था, जजिया, जकात, मदद मास और अमरम। अमरम मतलब विजयनगरम साम्राज्य में जो भी सैनिक थे वो अमरम कहलाते थे, ठीक है। ये कुछ शब्दावलियाँ हैं, 10 सवाल इनमें से आते हैं। उसके बाद राय रेखो, जंगम दास, ठीक है, मदरसा, मकतब दोस्तों इनमें जो है मध्यकाल में पढ़ाई होती थी। मदरसा में अनुदान मिलता था, जबकि मकतब में अनुदान नहीं मिलता था। चौथ, सतदेशमुखी, मराठाओं द्वारा जो भी टैक्स लिया गया वो चौथ और सतदेशमुखी द्वारा लिया गया था। सराय, भाई 17 सराय किसने बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, ठीक है। पोलीगार कौन थे, देखो ये भी एग्जाम में आया था। पोलीगार, जागीर, शरीयत, आप जानते होंगे भाई जो इस्लामी कानून है वो शरीयत के अनुसार चलता है। दस्तूर, ठीक है, मनसब, ओहदा, पद। देशमुख, ठीक है, ये मराठा शब्दावली है, मराठा। नाडू उर, चोल काल में, ठीक है। उलेमा, आप जानते होंगे भाई जो भी मुस्लिम वर्ग में जो भी सुल्तान के बाद में आता था वो उलेमा थे। फरमान, भाई किसी के, जैसे कि भाई गोलकुंडा के फर्रुखशहर ने 1716 में जो फरमान जारी किया ब्रिटिश कंपनी को, वो गोल्डन फरमान था, ठीक है, जिसमें 3000 के बदले टैक्स फ्री कर दिया गया था। सत्याग्रह, गांधी जी का सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण हो। उसके बाद में स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण परिवर्तनवाद, ठीक है, संप्रदायवाद, प्राच्यवाद, ठीक है। उसके बाद में प्राच्य निरंकुशतावाद, बी औद्योगिकरण, मॉरिस, भारतीय पुनर्जागरण, आर्थिक अपवहन, ठीक है, यानी कि वो अपमान दोस्तों वही है कि धन निष्करण का सिद्धांत। उपनिवेशवाद,
यानी कि ब्रिटेन ने हमारे देश को एक उपनिवेश बनाया था, ठीक है। तो उन्होंने पूरे दुनिया में अपना उपनिवेशवाद फैलाया था। हमारा देश गुलाम था, इसी तरीके से बहुत सारे देश उसने गुलाम बना रखे थे। अपने वहाँ से कच्चा माल लेते और अपने मशीनों के, अपने देश की मशीनों को उसको कपड़ा बनाते या कुछ भी सामान बनाते और फिर उन्हीं देशों में उसको बनाकर बेचते थे, ठीक है। प्रमुख शक्ति पैरामाउंट सी, यानी कि जब एक 1929 में एक कमेटी आई तो उसमें कहा गया था कि जो भी क्षेत्रीय रियासत है वो परम है, ठीक है, परम शक्ति उनके पास में। द्वि शासन तंत्र, यानी कि दीवानी और प्रशासन के अधिकार अलग अलग। संघवाद, ठीक है, और उपयोगितावाद, ये हमें पढ़ना है। उसके अलावा हमें फिल्टर सिद्धांत, यानी कि अगर हम फिल्टर सिद्धांत किसका था? मैकाले का था। मैकाले ने कहा कि भाई अगर हम समाज के उच्च वर्ण को अगर अंग्रेजी की शिक्षा दें तो समाज के निम्न वर्ण तक वो छन छन कर पहुंच जाएगी। हमें उसकी आवश्यकता नहीं है कि भाई नीचे निम्न वर्ग के व्यक्ति को भी हम अंग्रेजी का शिक्षा प्रदान करें। अग्रवर्ती नीति, राज्य लोभ सिद्धांत, हड़प नीति, ठीक है, सहायक संधि, बेले की सहायक संधि, सुधर्मवाद, भूदान आंदोलन, पंचशील समझौता 1954 में, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि जब वो नेहरू जी का काल था उसमें निजी और सरकारी दोनों प्रकार की व्यवस्था को शामिल किया गया, इसलिए इनको निजी, मतलब कि जैसे आज के समय में निजीकरण पर जोर दिया जा रहा है, उस समय उन्होंने कहा कि भाई निजी और सरकारी को हम लेकर चलेंगे। तो देखो आज के समय में सरकारी डिपार्टमेंट को बंद किया जा रहा है दोस्तों और निजीकरण पर बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। निजीकरण में क्या होता है कि भाई ठेके पर जो है भर्ती की जाती है, जबकि इसमें क्या है, परमानेंट भर्ती की जाती है, ठीक है। तो अब हम और देख लेते हैं इसी में ही समाजवाद, हिंदू कोड बिल, ऐतिहासिक पद्धतियाँ, ठीक है, साहित्यिक चोरी क्या होती है। अगर किसी का हमने कॉपी पेस्ट कर लिया अपने थीसिस में, उसको बोलते हैं साहित्यिक चोरी। और चलो कॉपी पेस्ट कर लिया, उसका नाम नहीं दिया। उसके बाद में इतिहास लेखन में आचार, क्या क्या एथिक होते हैं, ठीक है, और नैतिकता। भाई अगर इतिहास लेखन कर रहे हैं और भाई आपको उनके बारे में नहीं पता कि किस शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से हम बिहेव करते हैं, कौन कौन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, नैतिकता क्या है, ठीक है, किस तरीके से हम लेखन कार्य करते हैं। उसके बाद में देखो लगभग 10 से 15 सवाल शब्दावलियों से आते हैं। अब बात करते हैं इकाई फर्स्ट की, जो प्राचीन काल से स्टार्ट होता है, ठीक है। मैंने कहा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट जो है वो प्राचीन काल की हैं। तो यूनिट फर्स्ट देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखो दोस्तों, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं कहाँ शुरू करता हूँ? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ताकि आपको बिल्कुल जीरो से लेकर चल सकूँ मैं, ठीक है। क्योंकि देखो मैं तो ये मानता हूँ कि भाई आप चलो हमारे कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो मेरे सामने आप जो बिल्कुल जीरो हो, मुझे आपको जीरो शुरू करना है और वहाँ तक पहुँचाना है, तो चांद तक ले जाना है, ठीक है। देखो आपको यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है। स्रोत संबंधी वार्ता, जिनमें पुरातत्वीय स्रोत, देखो अगर हम स्रोतों की बात करें, ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत भी होते हैं, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत भी होते हैं और विदेशी विवरण भी होते हैं, ठीक है। जिनमें अगर हम स्रोत संबंधी वार्ता में देखें तो पुरातात्विक स्रोत में देखें तो अन्वेषण, यानी कि जो खुदाई हुई, खोज हुई, कुछ खनन हुआ, खुदाई हुई, पुरालेख विद्या, ठीक है, तथा मुद्रा शास्त्र, यानी कि मुद्रा शास्त्र की जानकारी, पुरातत्वीय स्थलों का काल निर्धारण, ठीक है, यानी कि जो भी साइट हैं
ठीक है। देखो मकबरे अभी बने नहीं थे उस समय, क्योंकि प्राचीन काल का पूछ रहा है ये, अभी मकबरे बने नहीं थे और जो भी महल वगैरह बने नहीं थे। हमें जो भी स्थल प्राप्त होते हैं, चाहे वो सिंधु सभ्यता के हो, चाहे वो कोई साइट हो, ठीक है, जहाँ से कुछ निकला हो, बर्तन मृदभांड वगैरह, ठीक है, सिक्के वगैरह निकले हो, तो मूर्तिकला सब इसमें उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो स्रोत का प्रकार है वो है साहित्यिक स्रोत, जिनमें स्वदेशी साहित्य यानी कि जो हमारे देश के लोगों ने जो लिखा है, जिनमें प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत आते हैं, ठीक है, जिनमें धार्मिक भी आते हैं और अधार्मिक भी आते हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य, मिथिक, जो भी मिथिक हैं दोस्तों, जो भी लिखे गए हैं धर्म के ऊपर या कुछ ऐसी बातों के ऊपर जो हमें विश्वास नहीं हो, तो उनको मिथिक बोलते हैं। दंत कथाएँ आती हैं आदि के काल निर्धारण की समस्याएं। उसके बाद में स्रोतों का तो तीसरा पार्ट है वो है विदेशी विवरण, यानी कि हमारे देश में प्राचीन काल में जो भी विदेशी आए, चाहे वो फायान की बात करें, मेगास्थनीज की बात करें, ठीक है, स्ट्रैबो, टेशियस नहीं, एरियन, ठीक है, और हेनस्वांग, इत्सिंग, जो भी आए ये कौन थे? देखो उनमें भी कई प्रकार के राजदूत थे, इतिहास लेखन, जैसे कि यूनानी इतिहासकार, चीनी इतिहासकार और अरबी विद्वान, जैसे कि अल-बरूनी आया, अरबी था ये, ठीक है। उसके बाद में क्या पढ़ना हमको? पशुचारण और खाद्य उत्पादन। देखो दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करते हैं कि भाई नवपाषाण काल, ठीक है, और ताम्रपाषाण काल युग, क्योंकि जब मैं बताता हूँ आपको कि पाषाण काल के 3 पार्ट हैं, जिनमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। जो भी हमारे कोर्स में है सबको पता होगा मैं कैसे पढ़ाता हूँ। तो देखो हम क्या करते हैं, पशुचारण, यानी कि पशुओं को चरा चरा कर उन्होंने जो है अपना अर्थव्यवस्था शुरू की। सबसे पहले कुत्ता को पाला, फिर भैंस बकरी को पाला, ठीक है। तो नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, जितने भी साइट हैं, ठीक है, अधिवासन, वितरण, औजार क्या थे उनके, और विनिमय का ढांचा क्या था, ठीक है। विनिमय मतलब वस्तु विनिमय, एक चीज़ लो और दूसरी चीज़ दो, ठीक है। इसको पढ़ना है आपको। सबका स्वागत है, अभिनंदन है जो भी क्लास कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो मैं आपको पढ़ाता हूँ भाई नवपाषाण काल तक आ गए हम, तो उसके बाद में पढ़ाता हूँ आपको सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता भी 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले का नाम है प्राक हड़प्पा, दूसरे का नाम है परिपक्व हड़प्पा और तीसरे का नाम है हड़प्पा, उत्तरोत्तर हड़प्पा, ठीक है। तो देखो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, जैसे कि उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका विस्तार सीमा कितनी थी, ठीक है, मुख्य स्थल कौन कौन से थे, अधिवास का स्वरूप कैसा था, कैसे लोग रहते थे, ठीक है, शिल्प विशेषता क्या थी उसकी, धर्म क्या था, समाज कैसा था, राज्य शासन विधि कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता का हास यानी कि उत्तरोत्तर हड़प्पावाद, ये जो काल था वो 1750 से लेकर लगभग 1500 ईसा पूर्व तक ये काल चला, सिंधु घाटी का हास, ठीक है। उसके बाद में आंतरिक और बाह्य व्यापार शुरू हुआ उनमें। भारत में प्रथम शहरीकरण, भाई आप जानते होंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी, वो शहरी थी, नगरीकरण था उसमें, ठीक है। उसके बाद में जब बिहारी कहते हैं भाई वैदिक काल आया तो कैसी सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी, पशु कृषिकरण, ठीक है। वैदिक और उत्तरकालीन वैदिक युग, देखो जो वैदिक काल है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद दोस्तों, ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। और उत्तर वैदिक की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, ठीक है। जहाँ पर सिंधु सभ्यता का पतन होता है वहाँ से ऋग्वेद काल स्टार्ट होता है, ठीक है। और 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद खत्म होता है, उसके बाद में उत्तर वैदिक काल शुरू होता है, ठीक है। सामाजिक संस्थाएं, वैदिक तथा उत्तर वैदिक युग जो है, आर्यों से संबंधित विवाद क्या है,
तो जैसे कि भाई कुछ विद्वान ने कहा है कि मध्य एशिया से आए, कुछ ने कहा दोस्तों उत्तरी ध्रुव से आए, किसी ने कहा जर्मनी से आए, किसी ने कहा कहीं से आए, किसी ने कहा दोस्तों भारत के रहने वाले हैं, किसी ने कहा सप्त सिंधु प्रदेश के हैं, ठीक है, ब्रह्मर्षि देश के हैं। तो ये संबंधी विवाद है। कुछ राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाएं, जैसे कि भाई आप जानते होंगे विदत है, सभा समितियां हैं, ठीक है, ये राजनीतिक समितियां थी। राज्य संरचना यानी कि कबीले बटे हुए थे, फिर परिवार, फिर कबीले, फिर जनपद, ठीक है, फिर आखिर में क्या हुआ, महाजनपद बन गए, वो कहलाया महाजनपद काल। राज्य के सिद्धांत क्या थे, ठीक है, वर्ण व्यवस्था, सामाजिक स्तरीकरण का उद्भव, हमको ये पढ़ना है, ठीक है। धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा क्या थे, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं ऋग्वेद में जो जिनकी दार्शनिक विचार हैं। लौह प्रौद्योगिकरण का प्रारंभ क्या हुआ, यानी कि 1000 लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे काल शुरू होता है, ठीक है, इसमें अतरंजी खेड़ा, ठीक है, हस्तिनापुर में लोहे का साक्ष्य मिलता है। दक्षिण भारत के महापाषाण, यानी कि भाई महापाषाण का मतलब ये है कि जिस काल में दक्षिण भारत में जो भी बड़े बड़े पत्थरों से ढकी हुई जो समाधान मिले हैं, जो कब्रें मिली हैं, उनको कहा गया है महापाषाण। उस समय के काल को कहा गया है महापाषाण। महा मतलब बड़ा, पाषाण माने पत्थर, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों का काल। कोई इंसान मरता था तो उसको दफना दे जाते तो बड़े बड़े पत्थरों से उसको ढक देते थे, ठीक है। उसके बाद में राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार, यानी कि जो भी शासन व्यवस्था थी, देखो जिसमें महाजनपद काल, जहाँ पर उत्तर वैदिक काल खत्म होता है, वहाँ पर 600 ईसा पूर्व में से लेकर और ये चलता है 184 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये काल कहाँ होता है खत्म, ये काल होता है मौर्य साम्राज्य के अंत तक, ठीक है, महाजनपद काल, क्योंकि मगध साम्राज्य सबसे प्रमुख था इसमें और वह उसने सबको जीत लिया, ज़्यादातर को जीत लिया और इसका अंत हुआ 184 ईसा पूर्व में। राजतंत्रीय और गणतंत्रीय राज्य, यानी कि गंगा घाटी में कितने थे दोस्तों, देखो अगर महाजनपद काल की बात करें तो 16 महाजनपद थे, ठीक है। गंगा घाटी में कितने थे, 10 थे और गंगा घाटी के बाद कितने थे, 6 थे, ठीक है। अगर सबसे दक्षिण की बात करें तो कौन दोस्तों, ठीक है, उसके बाद में आर्थिक और सामाजिक विकास, ठीक है। उसी काल में क्या आर्थिक हुआ, देखो ये सवाल आया था आर्थिक, यानी कि इस काल में क्या हुआ, धान का प्रारंभ हुआ, ये सबसे पहला ही सवाल था। सामाजिक विकास क्या हुआ इसमें, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय शहरीकरण, यानी कि जो गंगा घाटी में जो दोबारा से जो है दूसरी बार जो है गंगा घाटी में अब जो है क्या हुआ, शहर बनने लगे, जिनमें महोदय नगर, कौशाम्बी, ठीक है, कन्नौज के महोदय नगर बोला गया है, कन्नौज हुआ आपका, जिसको लास्ट तक दोस्तों उस पर अधिकार होता रहा और उसके ऊपर त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था, ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय शहरीकरण का उद्भव हुआ, ठीक है, जिसमें मगध है, पटना है, पाटलिपुत्र है, वैशाली है, नालंदा है। अशास्त्रीय पंथ जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविक संप्रदायों का उद्भव हुआ, ठीक है दोस्तों। ये पढ़ना है हमको, मैं जो पढ़ाता हूँ आपको ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब इकाई सेकंड ये भी प्राचीन काल की है, ठीक है, जहाँ से ये खत्म होता है, यानी कहाँ खत्म हो गया, 184 ईसा पूर्व में खत्म हो गया। अब देखो दोस्तों, अब जो दूसरी यूनिट है वो कहाँ से शुरू होती है, राज्य संबंधित साम्राज्य तक, राज्य से, यानी कि जो राज्य बने महाजनपद काल में, जो भी महाजनपद थे वो राज्य बनने शुरू हो गए, ठीक है।
अब मगध का क्या हुआ, उत्कर्ष हुआ। मगध का 544 ईसा पूर्व में किसके द्वारा हुआ दोस्तों, ठीक है, बिंबिसार के द्वारा, ठीक है। फिर सिकंदर के अधीन यूनानी आक्रमण होता है, इसके प्रभाव क्या हुए हमारे देश में, बुके फैला, ठीक है। बहुत सारे नगरों का विकास हुआ क्योंकि वो उन्होंने नगर बसाए थे। मौर्यों का प्रसार, ठीक है। उसके बाद मौर्यों की क्या हुआ, मौर्यों की दोस्तों राज्य व्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था उस समय, ठीक है, धार्मिक था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है। अशोक का धम्म, ये भी आ चुका है दोस्तों, इस पर भी सवाल आए थे कि भाई कौन से अभिलेख में धम्म का प्रचार किया गया है, धम्म और उसकी प्रकृति कैसी थी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का हास कहाँ हुआ, 184 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ दोस्तों, जब मौर्य साम्राज्य का अंतिम जो शासक था भरदत्त, उसकी हत्या कर दी किसने, पुष्यमित्र शुंग ने, धोखे से, ठीक है। और इसका विघटन। फिर क्या हुआ दोस्तों, मौर्यकालीन कला और वास्तुकला क्या थी, कला और वास्तुकला दोस्तों यानी कि महल वगैरह जो बनाए गए थे वो कैसे थे। अशोक के राज्य देश, जो भी उसने राज्य देश लिखवाए, चाहे वो गुहालेख हो, चाहे वो स्तंभ लेख हो, चाहे वो वही आपके ताम्रलेख हो, ठीक है। उसकी भाषा कैसी थी, लिपि कैसी थी, ठीक है। आप जानते होंगे भाई भाषा तो क्या थी, तो लिपि कितनी प्रकार की थी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ठीक है, और ग्रीक लिपि, 4 लिपि थी। भाषा दोस्तों, भाषा कैसी थी दोस्तों, भाषा थी प्राकृत भाषा, ठीक है, आम बोलचाल की भाषा थी ये। उसके बाद में यूनिट सेकंड में देखते हैं क्या पढ़ना हमको, साम्राज्य का अंत और क्षेत्रीय ताकतों का उदय। भाई जो भी साम्राज्य का अंत हो गया उनमें देखो इंडो यूनानी, ठीक है, श्रृंग, सातवाहन, कुषाण, ठीक है। यानी कि भाई यहाँ पर क्या, इससे पहले क्या हुआ है, मौर्य साम्राज्य का अंत होता है, उसके बाद में साम्राज्य का अंत हुआ और क्षेत्रीय ताकतों का उद्भव हुआ, जिनमें इंडो यूनानी, श्रृंग, ठीक है, सातवाहन, कुषाण, शक, क्षत्रप, संगम साहित्यों में प्रतिबिंबित दक्षिण भारत की राज्य शासन प्रणाली, समाज, ठीक है, ये कई बार आ चुका है। देखो अब भी सवाल आया था ये कि उसके जो है जो भूमि थी उसके बारे में पूछा गया था। 2री शताब्दी ईसा BC से 3री शताब्दी ईस्वी तक का व्यापार कैसा था, और वाणिज्य, रोमन जगत के साथ व्यापार। देखो अरिकामेडू आया था आपके सामने, अरिकामेडू आया था जहाँ पर एम्फोरा जार मिले हैं, रोमन बस्ते मिली हैं, टाइबेरियम और अगस्टस के क्या मिले, सिक्के मिले हैं, और ठीक है, चम्मच मिली हैं, और देखो ढाल मिली है, ठीक है, और जी कुछ बर्तन मिले हैं, ठीक है। महायान बौद्ध धर्म, देखो इस पर सवाल आया था आप, महायान बौद्ध धर्म का उद्भव कब हुआ दोस्तों, 4थी बौद्ध संगति में हुआ था। खारबेल के उदयगिरी और जो जैन धर्म का जो उसने जो बनवाया था खारबेल कलिंग में, ठीक है, कलिंग का खारबेल। जैन धर्म का उद्भव, मौर्य काल में कला कैसी थी, वास्तुकला कैसी थी, ठीक है, जिनमें मौर्य मतलब दोस्तों मौर्य काल के बाद का काल, देखो जिनमें मथुरा कला, गांधार कला सबसे फेमस थी। इसमें क्या हुआ, मूर्ति बनना शुरू हुआ, मूर्ति बना, गांधार कला, मथुरा कला दोस्तों, इसमें गौतम बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हुई, ठीक है। और अमरावती शैलियाँ, जो भी अमरावती शैलियाँ दोस्तों, स्तूप शैलियाँ, ठीक है, तो ये शैलियाँ थी मूर्ति बनाने वाली। उसके बाद में हम पढ़ेंगे गुप्त वाकाटक युग, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ना है, राज्य शासन व्यवस्था और समाज
कृषि अर्थव्यवस्था, ठीक है, भू अनुदान पढ़ना है हमें, ठीक है, भू अनुदान सबसे पहले सातवाहनों ने किया, और नाग निगाह के नानाघाट अभिलेख में सबसे पहले भू अनुदान का उल्लेख मिलता है, ठीक है। बुराइश और भू अधिकार, गुप्तकालीन सिक्के, ठीक है, सबसे ज़्यादा सिक्के दोस्तों सोने के सिक्के चलाए गए थे, ठीक है। मंदिर स्थापत्य कला का प्रारंभ हुआ। देखो जो मंदिर बनने शुरू हुए वो गुप्त काल में बनने शुरू हुए, उससे पहले मंदिर का हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं। पौराणिक हिंदू धर्म का उद्भव, जो भी पौराणिक हिंदू धर्म दोस्तों उसका क्या हुआ, सातवाहन काल में उद्भव हुआ, ठीक है। और जो वाकाटक काल है, गुप्त काल है, उसमें उसका उद्भव हुआ, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अब क्या हुआ, इन्होंने हिंदू और वैष्णव धर्म का उत्थान हुआ, संस्कृत भाषा का उत्थान हुआ, और साहित्य का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, ठीक है, खगोल विज्ञान का विकास हुआ, जिनमें हम भास्कराचार्य आर्यभट्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रह्मगुप्त को पढ़ते हैं, गणित लीलावती। औषधियों में क्या है, औषधियों का दोस्तों विकास हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चरक हुए, सुश्रुत हुए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पतंजलि हुए, तो ये कौन थे, ये दोस्तों चिकित्सक थे, ठीक है। उसके बाद में हमारा गुप्त काल खत्म होता है, तब शुरू होता है हमारा हर्ष काल, हर्ष और उसका युग, प्रशासन और धर्म, ठीक है दोस्तों। कोई कहता है कि भाई वो हिंदू धर्म का था, कोई कहता है बौद्ध धर्म का था। आंध्र देश में सालंक्यान वंश और विष्णु कुंडीन वंश, ये हमको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद में प्राचीन काल में ही हमें क्या पढ़ना है, इकाई थर्ड हमको पढ़ना है, इकाई थर्ड भी हमको प्राचीन काल में मिलेगी। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, इसमें क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव पढ़ना है, ठीक है, जैसे कि दक्षिण का राज्य गंग, कदम्ब वंश, पश्चिम और पूर्वी चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट, कल्याणी चालुक्य, काकतीय, होयसल, यादव वंश, ठीक है, ये पढ़ने हमें। उसके बाद में दक्षिण भारत में जो साम्राज्य है, जैसे कि पल्लव, चेर, चोल, पांड्य, ठीक है, ये कुछ उसके बाद में हमें पूर्वी भारत में साम्राज्य पढ़ना है, जैसे कि बंगाल के पाल, सेन, ठीक है, कामरूप के बर्मन, उड़ीसा के भौमाकार और सोमवंशी, ये आपको पढ़ा। इतना बड़ा सिलेबस है आप ठीक है। इसके बाद में दोस्तों पश्चिम भारत में साम्राज्य जो था, जिनमें वल्लभी के मैत्रिक और गुजरात के चालुक्य वंशी पढ़ने हमें, ठीक है। उत्तरी भारत के साम्राज्य कौन कौन से थे, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी चेदी, गढ़वाल वंश और आपका परमार वंश। अब दोस्तों हम इसी में देखो पढ़ते हैं ना कि पूर्व मध्यकाल, तो ये पूर्व मध्यकाल है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की विशेषताएं कौन बताता है, अल बरूनी बताता हमें, ठीक है। प्रशासन और राजनीतिक ढांचा कैसा था, राजतंत्र का वैधिकरण कैसा था, ठीक है, कृषि अर्थव्यवस्था कैसी थी, जिनमें हम पढ़ेंगे भूमि अनुदान, उत्पादन संबंधी बदलते संबंध, क्योंकि देखो भूमि अनुदान कैसे प्राप्त हुआ, देवग्राम, ठीक है, और श्रेणीबद्ध भूमि अधिकार, किसान वर्ग का उदय हुआ, जल संसाधन क्या थे, कर प्रणाली कौन कौन सी थी, सिक्के क्या थे उस समय, मुद्रा प्रणाली कौन कौन सी थी। उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, व्यापार और शहरीकरण, जिसमें व्यापार का ढांचा कैसा था, ठीक है, शहरी बस्तियों का स्वरूप कैसा था, जैसे कन्नौज पर दोस्तों इस समय पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासक ने जो है तीनों ने अधिकार करने की लड़ाई किया, ठीक है। तो आखिरकार क्या हुआ, गुर्जर प्रतिहार का उस पर अधिकार हुआ लास्ट में। पत्तन और मार्ग व्यापार, पत्तन मतलब जो बंदरगाह है, और व्यापार मार्ग व्यापारी माल और विनिमय क्या था उस समय, ठीक है, जैसे कि काली मिर्च है, कपड़ा, ये उस समय के प्रमुख माल थे, संसाधन थे। व्यापार संघ गिल्ड, ठीक है, श्रेणी वगैरह,
दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार और उपनिवेशीकरण, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया में जिनमें सुमात्रा हुआ, मालदीव हुआ, निकोबार हुआ, ठीक है, ब्राह्मणीय धर्मों का विकास, जिनमें वैष्णव धर्म, वैष्णववाद और शैववाद, ठीक है, मंदिर संरक्षण और क्षेत्रीय बहुशाखन, मंदिर स्थापत्य कला और क्षेत्रीय शैलियाँ, जिनमें दान, तीर्थ और भक्ति, तमिल भक्ति आंदोलन, जिनमें शंकर, ठीक है, माधव और रामानुजाचार्य, ये कुछ आचार्य थे, शंकराचार्य, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य, ठीक है। अभी आपके उसके बाद समाज, उस समय समाज की परिभाषा क्या थी, वर्ण कैसे थे, जातियाँ थी या नहीं थी, जातियों का प्रचुर उद्भवन था, स्त्रियों की दशा कैसी थी, लिंग व्यवस्था कैसी थी, विवाह और संपत्ति संबंध कैसे थे, सार्वजनिक जीवन में स्त्रियां कैसे रहती थी, किसानों के रूप में जनजातियाँ थी और वर्ण व्यवस्था में उनका स्थान था या नहीं था, अस्पृश्यता थी या नहीं थी, ठीक है, ये सब हमको पढ़ना है। शिक्षा और शैक्षिक संस्थाएं, शिक्षा और शैक्षिक संस्थाएं, शिक्षा के केंद्रों के रूप में अग्रहार, ठीक है, मठ और महाविहार, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, इसमें तमिल है, ठीक है। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राज्य निर्माण की चर्चाएं, सामंतवाद का उदय हुआ, सामंतवादी मॉडल, ठीक है, खंडीय मॉडल और समन्वयी मॉडल। भाई आप जानते हो कि गुप्तोत्तर काल में सामंतवाद का उदय हुआ। अरब के साथ जो अरब लोग थे उन्होंने सबसे पहले मालाबार तट पर जो है अपना व्यापार शुरू किया। सुलेमान, जिनमें सुलेमान है, गजनबी की विजय, अलबरूनी का यात्रा विवरण, ठीक है, ये हमको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद में अब यूनिट आती है 4। अब हम पढ़ते हैं मध्यकाल। मध्यकाल को कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो आइए यूनिट 4 में देखो। आप सभी जानते होंगे भाई जिस प्रकार हमने प्राचीन भारत पढ़ा, जिसमें स्रोत पढ़े, ठीक है, क्योंकि प्राचीन भारत को जानने के स्रोत क्या हैं, इसी प्रकार सबसे पहले हम मध्यकाल को जानने के जो स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें पुरातत्वीय और साहित्यिक और जो भी मुद्रा शास्त्र थे, ठीक है, पुरातत्वीय, प्रालेखीय, मुद्रा शासनिक स्रोत, ठीक है, भौतिक साक्ष्य, स्मारक, इतिवृत्त। साहित्यिक स्रोत में क्या थे, फारसी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाएं। दफ्तरखाना, फरमान जारी होते थे उस समय, बहिया पोथियाँ, अखबारात, विदेशी यात्रियों के विवरण, वृत्तांत, फारसी और अरबी भाषा में, ठीक है। राजनीतिक घटनाएं कौन कौन सी हुई, जैसे कि दिल्ली सल्तनत, ठीक है, में गोरी तुर्क आक्रमण हुआ, गोरी, गजनबी, तुर्क, खिलजी, ठीक है। उसके बाद में गोरी, फिर दासवंश, खलजी, ठीक है, तुगलक, सैयद, लोदी, दिल्ली सल्तनत का पतन, ठीक है, जब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जब इमरान लोदी को हरा दिया गया बाबर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद दोस्तों हमें पढ़ना है आपका मुगल साम्राज्य का उत्थान, ठीक है, क्योंकि भाई अब जो है जब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, मुगल वंश की नींव डाली गई, जिसमें बाबर, हुमायूं
फिर सूर्यवंश आता है हमारा बीच में, 1540 से लेकर 1555 तक सूर्यवंश रहता है। ठीक है, अकबर से औरंगजेब तक प्रसार और सुदृढ़ीकरण। फिर मुगल साम्राज्य का पतन होता है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ना है हमें। उत्तरकालीन मुगल शासक और मुगल साम्राज्य का विघटन। भाई यहाँ पर 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु होती है। और उत्तरकालीन मुगल शासक कौन कौन थे, ये 1707 से लेकर 1857 तक चलता है। हमें फिर उसके बाद में पढ़ना है बहमनी और विजयनगर। ठीक है, जिसमें उसके अलावा दक्षिण सल्तनत, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार और अहमदनगर। ठीक है, इनका उत्थान, प्रसार, विघटन, पूर्वी गंग और सूर्यवंशी गजपति। ठीक है, मराठों का पढ़ना दोस्तों हमने, मराठों का उत्थान कैसे हुआ, शिवाजी द्वारा स्वराज की स्थापना कैसे हुई, पेशवाओं के अधीन उसका विस्तार कैसे हुआ, मुगल मराठों के संबंध कैसे थे। ठीक है, मराठों का मराठा राजसंघ पतन के कारण कैसे थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं यूनिट 5, ये भी हमारा मध्यकाल का है, ये भी हमारा मध्यकाल का है। आइए मध्यकाल में यूनिट 5 में क्या पढ़ेंगे हम, यूनिट 5 में देखो प्रशासन और अर्थव्यवस्था। ठीक है, सल्तनत के समय प्रशासन किस प्रकार का था, राज्य का स्वरूप कैसा था। ठीक है, धर्मतंत्रीय और ईश केंद्रित, केंद्रीय गल कैसी थी, प्रांतीय व्यवस्था कैसी थी, स्थानीय प्रशासन कैसा था। ठीक है, उत्तराधिकार का नियम था या नहीं था, भाई उत्तराधिकार का नियम क्या था, जिसके तलवार में दम होगा वो ही राजा बनेगा, ये उत्तराधिकार का नियम था। इसके बाद शेरशाह के प्रशासनिक सुधार, मुगल प्रशासन जिनमें केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय शासन था, मंत्रदारी व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था पद्धतियाँ कैसी थीं। दक्षिण में प्रशासनिक प्रणाली जिनमें विजयनगर राज्य शासन व्यवस्था। ठीक है, बहमनी प्रशासनिक प्रणाली, मराठा प्रशासन अष्टप्रधान। ये पढ़ने हमको दिल्ली सल्तनत और मुगलों के शासनकाल में सरहद संबंधी नीतियाँ। सरहद मतलब दोस्तों क्या है, जो हमारे और राज्य की सीमाएं होती हैं। सल्तनत और मुगलों के शासन में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, कृषि उत्पादन और सिंचाई व्यवस्था। ठीक है, ग्राम अर्थव्यवस्था, किसान वर्ग, अनुदान और कृषि ऋण, शहरीकरण और जननांगीकी के ढांचा। उसके बाद अलावा हमें क्या पढ़ना, उद्योग पढ़ने हैं जिनमें सूती कपड़ा उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, संगठन, कारखाने और प्रौद्योगिकी पढ़ने हैं। दोस्तों थोड़ा सा बोलते बोलते थोड़ा मुंह दुख गया। ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस है। देखो अगर आपको ये डाउनलोड करना है जैसे मैंने लिख रखा है, तो आप JB स्टडी पॉइंट के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर यूजीसी नेट सिलेबस को स्टडी मटेरियल में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में व्यापार और वाणिज्य जिनमें राज्य नीतियाँ, आंतरिक और बाह्य व्यापार पढ़ना है हमें। यूरोपीय व्यापार, व्यापार के केंद्र कौन कौन से थे, पत्तन कौन कौन से थे, बंदरगाह, परिवहन और संचार। हुंडी एक विनिमय पत्र था। ठीक है, और बीमा राज्य की आय और व्यय, मुद्रा, टकसाल। ठीक है, प्रणाली, दुर्भिक्ष यानी कि अकाल और किसान विद्रोह। अब इकाई 6 पढ़ते, ये भी मध्यकाल की है, ये भी मध्यकाल का है। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, समाज और संस्कृति पढ़ रही है, सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना पढ़ रही हैं। सूफी आंदोलन, उनके सिलसिले,
विश्वास और प्रथाएं, प्रमुख सूफी संत, सामाजिक समकालीकरण, भक्ति आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ये सूफी आंदोलन था, ये भक्ति आंदोलन है, जिनमें शैववाद, वैष्णववाद, शक्तिवाद, मध्यकालीन युग के संत, जिनमें उत्तर और दक्षिण के संत पढ़ेंगे हम। समाज, राजनीति और धार्मिक जीवन पर उनका प्रभाव क्या रहा। ठीक है, मध्यकालीन भारत की स्त्री संत कौन सी, लल्लदेव, ठीक है, और अंडाल। इसके अलावा सिख आंदोलन, जिनको गुरु नानक ने जो है स्थापित किया, गुरु नानक देव, उनकी शिक्षाएं और प्रथाएं। आदि ग्रंथ, खालसा, सामाजिक परिगणन में क्या पढ़ेंगे हम, शासक वर्ग पढ़ेंगे, प्रमुख धार्मिक समूह, उलेमा, बड़िक और व्यवसायिक वर्ग में राजपूत समाज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या पढ़ना हमें, ग्रामीण समाज, उनमें छोटे सामंत पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राम कर्मचारी, कृषक और गैर कृषक वर्ग, शिल्पकार, स्त्रियों की कंडीशन कैसी थी, कैसी थी, जनाना व्यवस्था, देहदसी प्रथा। ठीक है, शिक्षा का विकास कैसा था, शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे, मकतब, मदरसा, पाठ्यक्रम क्या था, मदरसा शिक्षा कैसी थी। ललित कलाएं, चित्रकारी की प्रमुख शैलियाँ, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, कोटा, बूंदी, गढ़वाली। संगीत का विकास कैसे हुआ। ठीक है, फिर कला और वास्तुकला में, जिसमें इंडो इस्लामी कला, ठीक है, मुगल वास्तुकला, क्षेत्रीय वास्तुकला की शैलियाँ, इंडो अरबी वास्तुकला, मुगल उद्यान, ठीक है, मराठा दुर्ग, पूजा गृह और मंदिर। अब आते हैं आधुनिक काल पर। आधुनिक काल पर दोस्तों, ये इकाई 7, 8 और 9। ठीक है, तो सबसे पहले हम आधुनिक काल में क्या पढ़ेंगे। देखो, जिस प्रकार हमने प्राचीन और मध्यकाल के स्रोत पढ़े, जानने के स्रोत, इसी प्रकार आधुनिक भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, जिनमें अभिलेखागारीय सामग्री, जीवन चरित्र और संस्मरण, समाचार पत्र, मौखिक साक्ष्य। ठीक है, सृजनात्मक साहित्य, चित्रकारी, स्मारक और सिक्के। ब्रिटिश सत्ता का उत्थान, जो ब्रिटिश सत्ता थी उसने सभी विदेशी शक्तियों को नाश कर दिया, और फिर क्या हुआ, खुद का उत्थान किया उसने, कंपनी ने। 16वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में यूरोपीय व्यापारी जैसे कि पुर्तगाली आए, फिर डच आए। ठीक है, 1498, 1600, 1500, 1602, फिर ब्रिटिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है, भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र डोमिनियन की स्थापना और उसका विस्तार किया गया। भारत के प्रमुख राज्यों के साथ ब्रिटिश संबंध कैसे थे। ठीक है, जिनमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक और पंजाब। 57 का विद्रोह हुआ, कारण क्या थे उसके। ठीक है, प्रकृति कैसी थी और उसका प्रभाव क्या पड़ा। आप जानते होंगे कि कारण में, तात्कालिक कारण में चर्बी लगे कारतूस हैं, आर्थिक कारण था, राजनीतिक कारण था, ठीक है, सामाजिक कारण थे, धार्मिक कारण थे। उसके बाद में कंपनी और ताज, ये कब स्टार्ट हुआ, 1858 में। का प्रशासन किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय ढांचे का क्रमिक विकास कैसे हुआ। ये जो है 1770 से 58 तक। कंपनी के शासनकाल में सर्वोच्च सत्ता कौन थी, सिविल सर्विस की व्यवस्था कैसी थी, न्यायतंत्र, पुलिस और सेना, ताज क्राउन के अधीन रजवाड़ों की रियासतों। ठीक है, में सर्वोच्च सत्ता के प्रति ब्रिटिश नीति कैसी थी, स्थानीय स्वय सरकार कैसी थी, पढ़ना हमको। ठीक है, संवैधानिक परिवर्तन
1909 से 1935, यानी कि माल्य मिंटो सुधार से लेकर भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम तक। ठीक है, अब यूनिट 8 में क्या पढ़ना है हमको, इसमें भी हमको आधुनिक भारत पढ़ना है। आधुनिक, इसमें क्या क्या पढ़ना है, उपनिवेश व्यवस्था, ठीक है, जिनमें बदलती संरचना, व्यापार की मात्रा और दिशा कैसी थी। देखो काफ़ी बड़ा सिलेबस है, मैं बोलता बोलता भी थक गया हूँ यार, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें कृषि का विस्तार तथा वाणिज्यीकरण, भू अधिकार, भू बंदोबस्त, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, भूमिहीन श्रम, सिंचाई और नहर व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, उद्योग का ह्रास किया गया, शिल्पकारों की जो बदलती सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ थी वो कैसी थी, शहरीकरण, आर्थिक अववहन, ठीक है, विश्व युद्ध और अर्थव्यवस्था। ब्रिटिश औद्योगिक नीति कैसी थी, जिनमें मुख्य आधुनिक उद्योग कौन से थे, कारखाना कानून कौन सा था, फैक्ट्री कानून, श्रम और मजदूर संघ आंदोलन बनाए गए। ठीक है, कौन कौन से बनाए गए, मद्रास सभा, मजदूर संघ। ठीक है, मौद्रिक नीति, बैंकिंग, मुद्रा विनिमय, रेलवे, सड़क परिवहन, संचार, डाक और टेलीग्राफ, ये ज़्यादातर इनमें डलहौजी के द्वारा किया गया था। नूतन शहरी केंद्रों का विकास, नगर आयोजन और स्थापत्य की नूतन विशेषताएं, शहरी समाज और शहरी समस्याएं, अकाल महामारी और सरकारी नीति। ठीक है, उसके बाद में जनजाति और किसान आंदोलन। इसके बाद में संक्रमण काल में भारतीय समाज कैसा था। ठीक है, ईसाई धर्म से संपर्क, ईसाई मिशन और मिशनरी, भारत की सामाजिक एवं आर्थिक प्रथाओं, ठीक है, और धार्मिक धारणाओं की समालोचना, शैक्षिक एवं अन्य गतिविधियाँ। काफ़ी बड़ा सिलेबस है दोस्तों, इसलिए मेहनत करनी बहुत ही ज़रूरी है। नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा, सरकारी नीति, स्तर और विषय वस्तु, अंग्रेजी भाषा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य एवं औषधि, आधुनिकता के बाद की ओर। उसके बाद में हम लोग को क्या पढ़ना है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको बोला गया है, राजा राम मोहन राय को। सामाजिक धार्मिक सुधार पढ़ना है हमको, मध्यम वर्ग का उदय पढ़ना है, जातिगत संगठन और जातीय गतिशीलता पढ़नी है, स्त्रियों से संबंधित प्रश्न पूछने हैं हमें। ठीक है, राष्ट्रवादी, स्त्रियों के संगठन, स्त्रियों से संबंधित ब्रिटिश कानून, लिंग पहचान, संवैधानिक कंडीशन। प्रिंटिंग प्रेस पढ़नी है हमें, जिनमें पत्रकारिता संबंधी गतिविधियाँ और लोकमत, भारतीय भाषाओं और साहित्यिक विधाओं का आधुनिकीकरण। चित्रकारी पढ़नी है हमें, संगीत, प्रदर्शन कलाओं का पुनर्स्थापन। यहाँ तक हो गया भाई आपका 8 यूनिट। अब जो 9वीं यूनिट है वो भी आपकी आधुनिक की है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है हमको, इसमें हमें भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, जिनमें क्रांतिकारी घटनाएं हुई, राष्ट्रवाद का सामाजिक एवं आर्थिक आधार क्या था। ठीक है, भारतीय नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ 1885 में। भारतीय नेशनल कांग्रेस के सिद्धांत और कार्यक्रम 1885-1920। प्रारंभिक राष्ट्रवाद, स्वग्रही राष्ट्रवादी, आंदोलनकारी, स्वदेशी और स्वराज। उसके बाद में गांधीवादी जन आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और INA
INA इंडियन नेशनल आर्मी। राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य वर्ग की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी, ठीक है। वामपंथी राजनीति, दलित वर्ग का आंदोलन, सांप्रदायिक राजनीति, ठीक है। मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान की उत्पत्ति हमको पढ़नी है। इसके अलावा स्वतंत्रता और विभाजन तक की ओर 1947 तक की ओर हमको बढ़ना है। इसमें स्वतंत्रता के देखो अब क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात भारत विभाजन की क्या क्या चुनौतियाँ थीं। भारतीय रजवाड़ों की जो रजवाड़े थे लगभग 562 के करीब थे, उनको जोड़ा गया, किसी को अलग किया गया, किसी को जोड़ा गया, किसी को मिलाया गया। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ रियासत का शुरुआत की गई। BR अम्बेडकर, भारतीय संविधान कार्यनिर्माण, इसकी विशेषताएं, अधिकारी वर्ग का ढांचा, नई शिक्षा नीति, ठीक है, आर्थिक नीतियां और नियोजन प्रक्रिया, विकास, विस्थापन और जनजातीय मुद्दे, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, ठीक है। देखो ये भी आया था 1956। केंद्र राज्य संबंध, विदेशी नीति संबंधी पहल, पंचशील समझौता, भारतीय राजनीति, गत्यात्मकता, आपातकाल, उदारीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था का निजीकरण एवं वैश्वीकरण। अब हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 10। इसमें क्या क्या है, ऐतिहासिक प्रणालियां हैं, शोध, कार्य प्रणालियां और इतिहास लेखन। तो देखो इसमें कौन कौन से शब्द हैं जिसको हमें पढ़ना चाहिए। इतिहास की विषय विस्तार और महत्व, ठीक है। उसके बाद में इतिहास में वस्तुनिष्ठता और पूर्वाग्रह, ठीक है। पूर्वाग्रह मतलब भाई कितने के पक्ष और विपक्ष होते हैं कि किसी मैं अगर हिंदू हूं तो हिंदू के पक्ष लूंगा इतिहास लेखन में, मुसलमान हूं तो मुसलमान के पक्ष लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अन्वेषणात्मक संक्रिया, भाई जैसा है ऐसा लिखना चाहिए, जिसकी गलती है उसको गलती मानना चाहिए। अन्वेषणात्मक संक्रियाएं इतिहास में आलोचना, संश्लेषण तथा प्रस्तुति, इतिहास और इसके सहायक विज्ञान, ठीक है। इतिहास विज्ञान, कला या सामाजिक विज्ञान, ठीक है। उसके अलावा इतिहास में कारण कार्य संबंध और कल्पना। क्षेत्रीय इतिहास का महत्व, भारतीय इतिहास में आधुनिक प्रवृत्तियां। इसके बाद शोध कार्य प्रणाली, इतिहास में प्राक्कलनता, प्रस्तावित शोध का क्षेत्र कैसा होना चाहिए, स्रोत आंकड़ों का संग्रह, प्राथमिक, द्वितीय, मूल तथा पारगमनी सूत्र। आंकड़े कैसे प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्राथमिक, सेकेंडरी और थर्ड, 3 प्रकार के होते हैं। साहित्यिक शोध में प्रवृत्तियां, वर्तमान भारतीय इतिहास लेखन, ठीक है। इतिहास में विषय का चयन कैसे करते जाते हैं, टॉपिक का चयन, नोट्स लेना, ठीक है। संदर्भ निर्देश, पाद टिप्पणी, फुटनोट्स, ग्रंथ सूची, ठीक है। ये क्या क्या है, थीसिस, शोध प्रबंध और निर्दिष्ट कार्य को पूरा करना। इसके अलावा साहित्यिक चोरी, बौद्धिक बेईमानी और इतिहास लेखन। अगर किसी का हमने अपने रिसर्च पेपर में या थीसिस में किसी की बुक को कंटेंट को चोरी किया है, कॉपी पेस्ट किया है, तो उसका नाम देना जरूरी है। अगर नहीं दोगे तो बौद्धिक चोरी होगी वो। ऐतिहासिक लेखन का प्रारंभ, यूनानी, रोमन एवं गिरजाघर संबंधी इतिहास लेखन, ठीक है। पुनर्जागरण और इतिहास लेखन पर इसका प्रभाव। इसके अलावा इतिहास लेखन के नकारात्मक तथा सकारात्मक समर्थक, ठीक है। इसके अलावा इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति,
बी रैंक। इतिहास का मार्क्सवादी दर्शन, वैज्ञानिक भौतिकवाद। उसके बाद इतिहास का चक्रीय सिद्धांत, ओल्सबार्ड, स्पेंगलर। ठीक है, ये इतिहास लेखन में आते हैं। चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत, अर्नाल्ड जोसेफ टायनबी। इतिहास में आधुनिकतावाद। इतना बड़ा दोस्तों सिलेबस हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखो इसी कोर्स को मैं पूरा करवाता हूँ। देखो अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना है तो 6 महीने का कोर्स 3,000 रुपये का है, 1 साल का 4 का है और 2 का 5 का है। ठीक है, अगर किसी को हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारा नंबर है 8755475312 821834515312। क्या सर ये है नंबर, संपर्क कीजिएगा दोस्तों। अगर ये आपको PDF में डाउनलोड करना है तो हमारे JB स्टडी पॉइंट के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत लंबा दोस्तों सिलेबस मैंने पूरा बताया है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।